बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मिर्ज़ा साहब। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने नेटो का नाम सुना होगा। आज हम नेटो के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एशिया के अंदर ख़ास तौर से जापान एक कोशिश कर रहा है। वो क्या कोशिश है? साउथ कोरिया भी उस कोशिश के अंदर शामिल है, और साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा जो किरदार है इस फ़ौज को बनाने में भी, नेटो को बनाने में भी उसी मुल्क का किरदार था। और ये वाली जो फ़ौज है ये बनाने की भी जो ज़िम्मेदारी है, या फिर जो जिसको कहते हैं ना कि सहरा है, वो भी उसी मुल्क के सर जो है वो जाएगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अदनान भी, ये क्या सीन है और कौन सी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसके ऊपर अभी आप मुझे ऑफ कैमरा थोड़ा सा बता रहे थे हमारे नाजरीन के लिए? जी, तो यूएस ने साउथ कोरिया और जापान के लीडर्स को यूएस प्रेसिडेंट और जो बाइडेन, उन्होंने कैंप डेविड में इन दोनों को बुलाया है वीकेंड पे। और मेनली इस मीटिंग का मकसद ये होगा कि इस मीटिंग के बाद कोई ऐसा एग्रीमेंट निकले कि ये जो फार ईस्ट एशिया है, यहाँ पर जो है मिनी नेटो के तरह से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बने। और उसमें यही तीनों कंट्रीज़ हैं, और उनका मेन मकसद यही होगा कि चाइना को कंटेन करने के लिए एक वोट एग्रीमेंट बेसिकली ये होगा कि जिस तरह से नेटो है, जिसमें किसी भी नेटो कंट्री को अगर आपने अटैक किया तो वो समझा जाएगा कि आपने सबको अटैक किया, तो फिर वो फोर्स जो आती है ना, वो बेसिकली मिल के जो है ना उसको रिपेल करेगी। इसीलिए जो हमने देखा पिछले साल से जो रशिया और यूक्रेन का सिलसिला चल रहा था, उसका मकसद बेसिकली उसके पस पर्दा जो स्टोरी वो यही थी कि यूक्रेन जो था वो चाह रहा था कि मैं नेटो अलायंस में आ जाऊं, और रशिया नहीं चाहता था कि उसके इर्द गिर्द कोई और ऐसी कंट्री है जो बेसिकली नेटो की गन्स बेसिकली उसके ख़िलाफ़ हो जाए। तो अभी साउथ कोरिया और जापान के साथ ये इसी तरह से कर रहे हैं, वो बेसिकली चाइना को उधर से कंटेन करने के लिए। और ये उसकी बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यही है कि वो चाहेंगे कि अगर, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है, जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, तो चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक कर दे। अभी ऐसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है। और तो ये जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए बताइएगा कि ताइवान जो है जी, वो क्या यूएस की कॉलोनी है? नहीं, यूएस की कॉलोनी तो खैर नहीं है, लेकिन यूएस के साथ एलाइड है बेसिकली। ठीक है। वो ताइवान और चाइना की बहुत ट्रेडिशनल वो चल रहा है। एक ज़माने में तो रिवायती हरीफ कहते हैं ना इनको। जी, रिवायती हरीफ भी कहते हैं। हाँ, चाइना बेसिकली ताइवान को अपना क्या कहते हैं हिस्सा समझता है। ठीक है। अब जैसा हमें हांगकांग का पता है, हांगकांग काफ़ी अरसे से जो था वो यूके के अंडर था, लेकिन फिर उनकी जो लीज़ का टाइम तो ख़त्म हुआ, तो अब वो चाइना ने इस एग्रीमेंट पे उनसे लिया था कि एक कंट्री होगी लेकिन डिफरेंट लॉज होंगे, क्योंकि यूके इन्फ्लुएंस हांगकांग था, और हांगकांग के अंदर काफ़ी लिबरल आपका व्यूज़ थे। और फिर वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है उसको भी ख़त्म कर रहा है बेसिकली। हांगकांग के अंदर जो डिफरेंट आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कर्टेल कर रहा है, जैसे चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये चीज़ें हों। तो इसी तरह ताइवान जो है वो काफ़ी अरसे से यूएस के अंडर बेसिकली यूएस से प्रोटेक्शन एक तरह से उसने अंडर द शेड ऑफ यूएस, और मिलिट्री सपोर्ट भी यूएस ने बहुत की है। तो वो अब जो है ना, हालांकि छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इकनॉमी उनकी बहुत अच्छी है और काफ़ी अरसे से है। अक्सर लोग तो हमेशा से उसको चाइना का हिस्सा ही समझते हैं, लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं ग्लोबली, जो है यूएस का और वेस्टर्न पावर्स की जो वीकनेस है वो नुमायाँ हो रही है। तो इसी तरह जिस तरह से रशिया ने एडवांटेज थोड़ा सा लिया वाटर टेस्ट करने के लिए कि भाई ये क्या करते हैं, तो वो इसी तरह से यहाँ पे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जापान और साउथ कोरिया के साथ यूएस
ये प्लान कर रहा है। ठीक है। अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इसी तरह की कोई चीज़ सामने आएगी, लेकिन आप ये देखें जब से, और मैं बार बार वर्ल्ड वॉर 2 के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि जो नया ये जो पावर डायनामिक्स है ये ग्लोबल, आई मीन ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही ये सिनेरियो हुआ। तो जब क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब जापान के ऊपर एटम बम और ये हाइड्रोजन बम गिराया था, उसके बाद जापान ने टोटली सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद से जापान के अंदर यूएस की सबसे ज़्यादा बेसिस हैं। ठीक है। साउथ कोरिया में भी बहुत सारी बेसिस हैं। उसी जंग जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी उसके बाद जो था वो जो कोरिया था वो उसको 2 डिवाइड हो गया था, एक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो रशिया है और क्या कहते हैं आपका चाइना, इन लोगों को इनको सपोर्ट किया था, और साउथ कोरिया को यूएस ने सपोर्ट किया था। तो जंग हुई आपस में। तो जब जंग हुई उसके बाद से जब वो कोरियन वॉर ख़त्म हुई उसके बाद से जो है ना यूएस ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं वो साउथ कोरिया में रखे हुए हैं। इसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में यूएस के ट्रूप्स प्रेजेंट हैं। इस वक्त तकरीबन कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से यूएस की फॉरेन बेसिस तकरीबन 750 या 950 हैं ऑलमोस्ट 200 ममालिक में। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। और इनमें 2 किस्म की बेसिस होती हैं, लार्ज बेसिस और स्मॉल बेसिस, जिनको वो लिली पैड्स भी बोलते हैं, छोटी बेसिस है। इनमें फ़र्क ये है कि जो लार्ज बेसिस होती है वो कम से कम 10 एकड़ होती है, इसी ने उससे ज़्यादातर बड़ी होती है। और जो लिली पैड जिनको ये कहते हैं वो 10 एकड़ से कम के रकबे पे होती है, और उसकी वैल्यू भी $10 मिलियन से कम होती है। तो यूएस की तकरीबन 60% जो आउटसाइड बेसिस हैं वो हैं क्या कहते हैं लार्ज बेसिस। ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ी बेस है वो साउथ कोरिया में है। ठीक है, वो तकरीबन 3500 एकड़ पे है, इतनी बड़ी यूएस बेस है वो। और इसी तरह से जापान में इनकी बहुत ज़्यादा बेसिस हैं, और जर्मनी में अच्छी खासी बेसिस हैं। इनके तकरीबन 2 लाख के करीब ट्रूप्स हैं दुनिया में फैले हुए हैं, ज़्यादातर जापान में। आई थिंक जापान में 120 बेसिस हैं। इन्हें जो मैं आपको 750 और 950 का जो ज़्यादा नंबर तो वहीं पर है कहाँ, जापान में। हाँ, और तो उसके बाद क्या कहते हैं जर्मनी का नंबर आता है। ठीक है। फिर कोरिया और बाकी इटली हैं और बाकी कंट्रीज़ यूके हैं। तो उस वक्त से जो है ना ये जो आप देखते हैं दुनिया के अंदर अलायंसेस हैं बेसिकली इन्हीं रिलेशनशिप बेस पे हैं। यूएस को हमेशा से तो रशिया से थ्रेट था, अब चाइना से भी हो गया। तो उन्हीं ख़तरात को कंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम अगर थोड़ा सा इस अपने एरिया में आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में हमें याद है कि जब अफ़गानिस्तान जो 80s के अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया था, इन्वेड किया था, तो उस वक्त यूएस, सऊदीया और पाकिस्तान ने मिलके जो है फोर्स अफ़गानी लोगों को ट्रेन करके भेजा और रशिया को यहाँ से निकाला। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमारे एरिया की बात है। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको याद हो कि ईरान और इराक़ की भी जंग चल रही थी। ठीक है, ये वही टाइम फ्रेम है, और वो मैं इसलिए बेसिकली फोर फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कि आपने ये देखना है कि यूएस ने यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदीया के साथ मिलके अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ली, एक तरह से अपनी इन्हें प्रॉक्सीज़ के थ्रू, और ईरान के अंदर इराक़ के थ्रू लड़ाई करवाई, क्योंकि उस वक्त ईरान के अंदर जो था रेवोल्यूशन आ गया था। रेवोल्यूशन आ गया था, वो इस्लामिक जिसको ये लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, खुमैनी आ गया था। तो उनको ये लग रहा था कि रशिया जो है वो पहले अफ़गानिस्तान में आएगा, और फिर अफ़गानिस्तान के बाद उसको जब ईरान के साथ उसके ज़्यादा बेहतर लिंक्स हैं तो वो उसको एक्सेस मिल जाएगा यही पानी, गर्म पानी की जिसकी तरफ बात करते हैं ना। तो उस चीज़ को कंटेन करने के लिए सद्दाम हुसैन को भी प्रॉप अप किया गया। सद्दाम हुसैन से ईरान को लड़वाया गया, बैकअप में सब सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, सऊदीया, कुवैत वगैरह सब सपोर्ट कर रहे थे सद्दाम हुसैन को, और बेसिकली कंटेन करना था रशिया को। लेकिन लड़ कौन रहे थे? डिफरेंट लोग, लेकिन गेम प्लेयर हर जगह आपको यूएस ही नज़र आ रहा है।